हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 2 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.6 का ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद ये जो 6.6 एक्सरसाइज है ये फिनिश हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बचे हमारे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके पहले लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन था 9th वाला, ये वाला क्वेश्चन जो आपने सीखा ही होगा। इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करके आपको बताया था किस तरह से सॉल्व करना है। ये इस तरह से राइट सर्कुलर कोन जो था इसमें पानी भरना था, वाटर, और बताना था हमें कि कितने टाइम में ये पूरा जो वाटर पूरा जो ये फुल हो जाएगा, कितने टाइम में। तो मैंने आपको वॉल्यूम के कंसेप्ट को लेके बताया था, ओके, कि जब ये पानी पूरा भर जाएगा तो इसका जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होना चाहिए पानी। तब इसको और शॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था जो मैंने बताया था बिल्कुल सही था, ओके, वैसे किया तो एकदम अच्छी बात है, लेकिन कुछ और उसमें चीज़ें हैं जिसको हम अप्लाई करें तो और स्टेप्स कम हो जाएंगे। क्या है वो? तो इसका जब सॉल्यूशन मैंने पूरा बताया, एक स्टेप आया था जब यहाँ पर जो प्लस सी था, कांस्टेंट बाद में 0 आता था, कांस्टेंट 0 रखने के बाद 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जब रिलेशन आता था इसके बाद मैंने वॉल्यूम के कंसेप्ट से आपको बताया। अब डायरेक्ट हाइट के कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कोन है ये कब भरेगा, जब पानी यहाँ से फुल होते जाएगा इस तरह से। तो जब पानी यहाँ से, पानी का लेवल जो है राइज हो रहा है, तो एट दैट टाइम उसकी हाइट बढ़ते जा रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है। पूरा कोन कब भर जाएगा, जब पूरी हाइट इतनी हो जाएगी, जब लबालब पानी यहाँ तक भर जाएगा कोन में, तब उसका जो वाटर लेवल है वो इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो एक कंसेप्ट हम ये ले सकते हैं कि ये जो कोन है इसके अंदर जो पानी पूरा फिल हो जाएगा तब होगा जब हाइट जो पूरी 9 है वो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोन, या जो ये वेसल है, वेसल इसको नाम देंगे, कोन शेप है, वेसल विल बी फुल ऑफ वाटर, या वेसल विल बी फुल ऑफ वाटर एट हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हाइट 9 दिया हुआ है, ये हाइट 9, रेडियस 5 दिया है। तो जब उसकी हाइट जो है वाटर लेवल की 9 होगी तो फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइट की जगह पर हम 9 रख देते हैं, 9 क्यूब 243/25 इंटू टी। 9 क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ये 243/25 यहाँ आएगा तो 25/243 इज इक्वल टू टी। 243 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आता है। ये देखो 243 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 1 7 आया ना। 243 से डायरेक्ट मैंने 729 को कैंसिल किया। 25 इंटू 3, टी कितना आ गया 75 सेकेंड। तो अपना आंसर वॉल्यूम लेके किए थे तो भी इतना आ रहा था। और अब हाइट को अगर कंसिडर करते हैं कि जब वेसल में पानी पूरा भर जाएगा तो उसकी हाइट 9 होनी चाहिए, तो इसी रिलेशन में जो हमारा रिलेशन आया था यहीं पर अगर हाइट को 9 रख देते हैं तो भी आंसर हमारा जो आना चाहिए वो आ रहा है। तो आप ये तरीका लगा सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया था, इसके बाद मैंने वॉल्यूम फुल हो रहा है ऐसा मैंने दिखाया था, तो भी हमारा इस आंसर यही आया था, लेकिन थोड़ा क्या 2-4 स्टेप ज़्यादा हो गए थे। तो आपको और शॉर्ट में करना सीखना है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के बताया। मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट में करके बताया कि सर ऐसा हो सकता है, तो मैंने देखा ये ऐसा हो सकता है। तो देखो, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऐसे भी करोगे तो चलेगा। तो आपने जो नोटबुक में आपके सोल्यूशन लिखा है वहाँ पर इस तरह से स्लैश करके यहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ तो ये भी ऑप्शन लिख देना, ओके। और जब भी आप रिवीजन करते हो, अगर आप इस तरीके से भी आंसर लिखते हो तो आपको राइट मार्क्स मिलेंगे। और वॉल्यूम वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये मुझे पहले बताना था। आज 6.6 का जो लेक्चर आज है इसमें 10, 11, 12 सीखने वाले हैं, लेकिन पिछला जो 9 क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ये एडिशन कर लेना, एक्स्ट्रा पार्ट। आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आप टेक्स्ट बुक में देखो। अज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप, यानी कि एक बारिश की बूंद है, रेन ड्रॉप है, इस तरह से एक रेन ड्रॉप है, बबल बोल सकते हैं, गोल स्फेरिकल बबल है, इस तरह से एक गेंद की तरफ स्फेरिकल बबल है, छोटा सा है, पानी की बूंद है। इवेपोरेट्स मतलब भाप बन के उड़ जाता है, पानी की बूंद है, इवेपोरेट होता है यानी पानी की भाप बन के उड़ जाता है। एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो देखो पहले इसका जो ये पूरा गोल है ये इतना बड़ा है, और धीरे धीरे वो छोटा होता है और फिर गायब हो जाता है, उसकी पानी की भाप बन जाती है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसका कौन सी चीज़ कम हो रही है, तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। उसका क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है। ये जो स्फेरिकल
रेन ड्रॉप है, पानी की बूंद है, ये जब छोटा होते जाएगा, गोल इसका छोटा होगा तो इसके अंदर की जगह कम होगी, मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या दिया देखो कि स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये जो इसके ऊपर सरफेस है ना, ये सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ओके, और इफ द रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm, सबसे पहले शुरुआत में इसका जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3 mm था। कब? जब टाइम t 0 था, टाइम t 0 था, इनिशियली बोला तो टाइम 0 खुद से लेना, दिया नहीं है वहाँ पर। एंड 1 hour लेटर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 mm, यानी जब टाइम 1 hour था तो ये रेडियस 2 mm हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के मेन सिनॉप्सिस ये है, इसको निकालना सीखो। देन क्या हो गया देखो, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t, यानी किसी भी समय t, जब t कुछ भी होगा, एक कोई भी टाइम t, तो उसका रेडियस कितना आएगा, एक रिलेशन निकालना है। यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं दी है तो रेडियस का आंसर t के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखो ये जो पहला है ये आपको c की वैल्यू दे देगा, हर बार की तरह c मिल जाएगा। ये जो दूसरा है ये आपको k की वैल्यू दे देगा, ये c और k की वैल्यू से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो अब ये हमको मिल चुका है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स है। ओके, तो यहाँ पर अज्यूम करोगे लेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप बी वी एंड ए, ये हमने ले लिया है कि जो हमारा पानी की बूंद है उसको बनाने की जरूरत नहीं, समझने के लिए बनाए। ओके, अभी देखो कोई भी स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल यानी गोला, 10th में सीखा था स्फीयर, गोला, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 10th में मेंसुरेशन में सीखा था ना स्फीयर के बारे में, ये होता है। बट इसकी जरूरत है क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें जो प्रोपोर्शन दिया है dv/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पहली लाइन में दिया था। यहाँ पर हम गिवन लिख सकते हैं, गिवन। बट यहाँ पर जो वैल्यूज दी है, टाइम के साथ रेडियस दिया है, या रेडियस है क्या रिलेशन में, नहीं, तो मुझे यहाँ वॉल्यूम और एरिया को चेंज करके रेडियस लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dv/dt इज इक्वल टू, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा और ये सरफेस एरिया ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप है ये इवेपोरेट हो रहा है, इसकी जो सरफेस एरिया कम होते जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पानी से भाप बन रहा है, तो एक्चुअल में इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जो वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो इसलिए क्या होगा, माइनस देना पड़ेगा। जैसे डिसइंटीग्रेशन में था ना, जब कोई चीज़ कम होती है तो माइनस देते हैं, याद रखना ये। अब होगा क्या देखो, यहाँ dv/dt और k a निकालना है। सो माइनस के ए एरिया तो पता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, आर के टर्म में लाना है, आर हमें दिया इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और dv/dt ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, समझो। लेकिन अभी dv/dt पता नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँ कि ये जो v दिया है, वी हैव v, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब, मैं क्या करता हूँ इसको विथ रिस्पेक्ट टू t मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ dv/dt है ना विथ रिस्पेक्ट टू t, इसलिए सो ये 4/3 पाई, यहाँ पर r क्यूब देखो, r मतलब इसका रेडियस, जब ये पानी की बूंद छोटी होती जाएगी ना तो इसका रेडियस कम होते जाएगा, जैसे 3 mm था, फिर 2 mm हुआ, फिर कम होते जाएगा, तो ये रेडियस वेरिएबल है, रेडियस। तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², 3 आगे आ जाता है ना, तो आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3r²। सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये भी होगा कि r का अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, dr/dt। सो ये dv/dt क्या आ गया यहाँ पर, ये एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये r का क्यूब था, उसका डेरिवेटिव हुआ 3r², ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 पाई r² और dr/dt, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको रख दो। यहाँ तक जो चीज़ें थी ये सब रफ वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, ये तो मुझे समझने के लिए चाहिए ना, इसलिए इसको रखता हूँ। हाँ, अब यहाँ देखो, ये 1 और 2 में देखो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों भी क्या है, ये भी dv/dt है, ये भी dv/dt है, तो इसकी जगह पर ये रख दो। क्या, ये 4 पाई r², इसकी जगह ये रख रहा हूँ
dr/dt इज इक्वल टू, इसकी जगह ये रख दिया, अब ये देखो माइनस के 4πr², 4πr²। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यहाँ बच गया dr/dt इज इक्वल टू माइनस के बच गया, ओनली के। dr को यहीं पर रखो, है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो करते थे, dt यहाँ जाएगा तो माइनस के इंटू dt आ गया। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन। सो यहाँ dr है, dr के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, सो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r आएगा, माइनस के बाहर आ गया, dt 1 का इंटीग्रेशन t आ गया और प्लस एक c आया। तो ये अब हमारा मेन एक्सप्रेशन आया है जो हम लोग हर बार लाते थे ना। यहाँ पर क्या था कि एक्चुअल में वॉल्यूम और एरिया दिया था बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकालना था, इसलिए वॉल्यूम और एरिया को मैंने उसका फॉर्मूला यूज करके रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना मुझे पड़ा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ही देखो ये रिलेशन आ जाता है। अब ये c निकालना है और k निकालना है। c निकालने के लिए पहला कंडीशन यूज करो, व्हेन t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3 mm, तो यहाँ रख दो r इज इक्वल टू, r जो है 3 mm है, r कितना है 3 mm, माइनस के, t जो है 0 है, प्लस c, तो k इंटू 0 0, c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, c आ गया। अब क्या करोगे, अब ये जो 3 में वापस से रहो, अच्छा दूसरी कंडीशन लो, व्हेन, दूसरा कंडीशन ये वाला, t इज इक्वल टू 1 r, t इज इक्वल टू 1 r एंड r इज इक्वल टू 2 mm, r इज इक्वल टू 2 mm, ये रख दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा देखो इसके अंदर रखना, r 2 mm है, माइनस के इंटू टी, माइनस के, टी कितना है 1 r है, प्लस c, c यहाँ से 3 आया हुआ है। अब ये देखो ये 2 है, ये 3 इस तरफ आया तो माइनस 3, माइनस के इंटू 1 माइनस के, 2 और माइनस 3 माइनस 1, माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 1 आ गया। अब k पता चल गया, इससे k पता चल गया, इससे c पता चल गया, देखो बेसिक चीज़ वही है, फॉर्मेट पूरा वही है। अब c और k मालूम पड़ गया, अब क्या करना है, फ्रॉम 3 अगेन। अब यहाँ पर और एक कंडीशन देनी चाहिए थी ना, वो नहीं दिया है, हमको रेडियस निकालना इन टर्म्स ऑफ t निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अगर t की वैल्यू देता तो रेडियस एग्जैक्ट आ जाता, नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 देखो क्या, r इज इक्वल टू माइनस के यानी -1 इंटू टाइम t नहीं दिया है, देखो टाइम t नहीं दिया है, प्लस c कितना है 3, तो 3, सो r इज इक्वल टू -1 इंटू टी माइनस टी प्लस 3, इसको आगे पीछे लिख दो, 3 पहले लिख दो, 3 और माइनस टी। अब ये रेडियस और टाइम का जो है रिलेशन आ गया, यहाँ पर टाइम कुछ भी होगा तो उसके हिसाब से यहाँ टाइम की वैल्यू रखोगे तो रेडियस आपको मिल जाएगा, एक कॉमन रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन, वैल्यू नहीं पूछा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। सो यहाँ पर आप लिखोगे फाइनली, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t, इस तरह से आपको हर बार लिखना है। हाँ, ये वर्डिंग वाले एप्लीकेशन में हर बार इस तरह से आपको लिखना है। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो 11th है। देखो अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा है, 11, 12। ये पॉपुलेशन वाला है, तो पॉपुलेशन में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पहला लाइन, यानी कि आप लिखोगे, चाहिए तो पूरा लाइन लिख देने का हमेशा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ये दिया हुआ है पहले, ओके। और ये क्वेश्चन की पहली लाइन लिख देने का हमेशा। देन यहाँ पर क्या है, फॉर अ सर्टेन सिटी इट इज फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 0.04, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये जो k होता है ना उसको बोलते हैं 0.04। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, जब भी हम लोग इसको हटा के k करते हैं ना, dp/dt इज इक्वल टू, इसको हटा के k करते, तो ये k जब भी आता है यहाँ पर आपको लिखना भी चाहिए, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आप लिख देना। हाँ, अभी एग्जाम में प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ सिंगल एल आएगा, ओके। तो ये याद रखो, ये हमेशा लिखना है। मैंने आपको सोल्यूशन समझाया है किस तरह से करना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन मैंने बार बार कहा है, जैसे यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन की पहली लाइन लिख देनी चाहिए, यहाँ पर आप हमेशा k इज कांस्टेंट लिखना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखना,
जब भी आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहां लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जितना अच्छा आप सजा सकते हो उतना अच्छा सजाना। ओके, तो वो आपका प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 0.04 ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000। मतलब कि इनिशियल पॉपुलेशन मतलब टाइम t0 था तो पॉपुलेशन 10,000 था। पॉपुलेशन कितना था 10,000 जब शुरुआत में, टाइम t0 है तो पॉपुलेशन 10,000 है। तो बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर, यानी 25 साल के बाद, 25 ईयर्स होने के बाद पॉपुलेशन कितना होगा। ओके, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000 टेक e इज इक्वल टू 2.7182। यहाँ पर एक e की वैल्यू दी है, e इज इक्वल टू 2.7182। ये क्यों दिया है, कुछ तो होगा, e का यूज कहीं पर हमें करना होगा, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलो इसको भी कर लेते, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा है बिकॉज ये k की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है और हर क्वेश्चन में हम k की वैल्यू फाइंड करते थे। देखो ये जो पहला केस होता है इससे हम लोग क्या निकालते थे, c निकालते थे, और इसी के बाद और एक केस दिया होता था जिससे हम k निकालते थे, बट दूसरा केस दिया नहीं है, k दे दिया डायरेक्ट, तो अच्छी बात है ना। दूसरा केस नहीं दिया, k ही दे दिया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ c निकालना है और k ऑलरेडी पता है। अब जो थर्ड केस है जिसमें t पता है और p निकालना है तो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर कर दिया ये, अब dp ये p इंटू यहाँ पर आया अपॉन p, ये k है, ये dt यहाँ गया, फिर लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उसके आगे के स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा log ऑफ p, मॉड कर दो k, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो k है वो पता है, k कितना है देखो, log ऑफ p इज इक्वल टू k पता है। लेकिन चलो हम लोग क्या करते हैं, k पता होने के बावजूद हम लोग पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या था देखो, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 पॉपुलेशन इज 10,000। ओके, रखो यहाँ पर log, ये पॉपुलेशन है ना, मॉड लिखने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि नंबर आ गया ना, प्योर नंबर आ गया। k टाइम 0 है तो ये 0 होने वाला है, हमको c की वैल्यू निकालनी थी, तो k इंटू 0 0, c क्या आ गया, c log ऑफ 10,000, यहाँ पर कॉमन नहीं देंगे तो भी चलेगा, तो c की वैल्यू आ गई और k ऑलरेडी हमको पता है। अब ये जो हमारा मेन इक्वेशन है कौन सा, ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। log तो फ्रॉम वन हमें क्या मिल गया, अभी देखो अगला कंडीशन लिख सकते हैं कि यहीं पर लिख सकते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू 25 ईयर्स, जब टाइम 25 साल है तो पॉपुलेशन क्या होगा, फ्रॉम 1 log ऑफ पॉपुलेशन यानी p इज इक्वल टू k कितना है देखो, यहाँ से k ऑलरेडी दिया है 0.04 इंटू टाइम कितना है 25 प्लस c कितना है देखो, c log 10,000 है, log ऑफ 10,000 है। अब देखो ये log है, ये p है, ठीक है, इस log 10,000 को यहाँ लेके आते तो ये हो जाएगा माइनस log 10,000 हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि प्लस है इस तरफ आ गया, क्योंकि ये log है ये log है, दोनों को एक साइड लाओ तो ये माइनस होने के बाद कैसा log कॉमन ले सकते हो इसलिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 25 4 ज़ा 100 और 25 0 ज़ा 0, अभी 1 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 2 डिजिट पे पॉइंट, यानी 1.00 आ गया। कितना आ गया इसका मल्टीप्लाई किए तो 25 का 0.04 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। समझ में आ रहा है, 1.00 मतलब 1। अब यहाँ दोनों से log कॉमन लो, log कॉमन तो ये p है, माइनस का अपॉन हो जाएगा 10,000। अब देखो यहाँ पर log है, यहाँ पर 1 है, सॉल्व कैसे होगा वो मेन अभी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इस 1 को क्या करूँ। यहाँ e की वैल्यू क्यों दी है पता है, क्योंकि देखो कभी भी याद रखो log ऑफ e है ना 1 होता है, log e कितना होता है 1 होता है, तो जब भी log e आता है ना तो इसका बेस e रहता है, तो ये दोनों सेम इसलिए 1 हो जाता है। log e को हम लोग हमेशा 1 लिखते हैं, ऐसे होगा तो उल्टा भी कर सकते हैं ना, 1 दिया है तो log e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको हटा के log e लिख दो, 1 को, ये जो 1 है 1 इसको हटा के log e कर दिया, बिकॉज log e की वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में log है इसलिए यहाँ भी log लाया, तो log कंपेयर हो जाएगा, यहाँ लिखना चाहिए आपको कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा p अपॉन 10,000 इज इक्वल टू ई, दोनों का log हट गया। ओके, अब क्या होगा देखो आगे, p इज इक्वल टू ये अपॉन 10,000 यहाँ पर आएगा, सो 10,000 इंटू ई में मल्टीप्लाई हो गया। अब ई की वैल्यू देखो हमको यहाँ पता है कितना है 2.7182, p इज इक्वल टू 10,000
इंटू ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2.7182। सो पी इज इक्वल टू, ये 10,000 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये जो आया था ना ये कितना 40 है ना, तो ये 0.4 डिजिट आगे चला जाएगा। 27182, देखो यहाँ पॉइंट था 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ गया, उसके बाद 0 तो नहीं लिखेंगे चलेगा। पॉपुलेशन पहले 10,000 था, अब पॉपुलेशन कितना हो गया, इतना हो गया, आ गया आंसर। बस इतना ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 ईयर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल बाद इज 27,182। पहले कितना था, 10,000 था, 25 साल के बाद 27,122 हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से हमने कर लिया, यहाँ से हमने किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया। ये जो था बेसिक चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं ना रफ में कि क्या क्या दिया है, उसको साइड में लिख लेते हैं, ये बेसिक था। ओके, यहाँ पर ये जो 1 है, यहाँ पर आप सिंस करके लिख दो, सिंस log e इज इक्वल टू 1, ये log e 1 होता है। जहाँ भी जितना आपको जरूरत लगे लिखना चाहिए। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन की लाइन लिखनी चाहिए, कौन किसको क्या प्रोपोर्शनल है, कॉपी करो इसको। अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 12th क्वेश्चन रेडियम वाला। इसके बाद ये 6.6 फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 6.6 फिनिश होने जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए एज यूजुअल। रेडियम डिकम्पोजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, यानी कि यहाँ पर आप पहले लिखोगे रेडियम डिकम्पोजेस, पूरा जो लाइन दिया है टेक्स्ट बुक का वो लिख लो। उसके बाद क्या दिया, देखो रेडियम डिकम्पोजेस, डिकम्पोज होना मतलब क्या, डीके होना, कम होना, खत्म होता है। रेडियो एक्टिविटी डीके हो रहा है। यहाँ पर समझो किसी बॉक्स के अंदर रेडियम मटेरियल रखा हुआ है, ये रेडियम मटेरियल है, ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, मतलब इसके अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं, गामा रेज निकलते जा रही है। तो ये रेडियम जो मटेरियल है, आपके घड़ी वगैरह में भी देखे हो ना, रात के अंधेरे में चमकता है ग्रीन कलर का, वो रेडियम, वो डिकम्पोज हो रहा है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। ओके, अमाउंट प्रेजेंट, इस रेडियम का अमाउंट की बात हो रही है। तो देखो हम लोग पॉपुलेशन होगा तो पी लेते हैं, नंबर वगैरह होगा तो एन लेते हैं, मास होगा तो एम लेते हैं, अमाउंट होगा तो एक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, रेडियम डिकम्पोजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोज, रेट मतलब dt अपॉन dt, जो उसका अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये पूरा पहले लाइन लिख दोगे, ये लिख दोगे। इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर, देखो यहाँ दिया है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, सो उसका जो अमाउंट है x, वो p% डिसअपियर हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, जो अमाउंट है वो p% कम हो जा रहा है। एक साल में जो अमाउंट था उसका वो p% डिसअपियर हो रहा है, मतलब p% खत्म हो गया। ओके, और क्या दिया है, व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो x है वो कितना % रह जाएगा। ओके, व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, कितना % रह जाएगा। तो क्वेश्चन देखो परसेंट में दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले जो लिखा था पहली लाइन लिख देना, ये हो गया। dx/dt लिखना, इसको हटा के इक्वल टू कांस्टेंट k आएगा, और यहाँ पर माइनस देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है। ओके, और क्या करोगे, यहाँ k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सब लिखना। अब यहाँ पर x को यहाँ लाओ, dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस k, ये dt यहाँ है तो इंटू dt हो गया। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, तो क्या होगा, ये log ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के, बाहर 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस एक कांस्टेंट c आ गया। तो एज यूजुअल जो आप हमेशा करते थे वो आ चुका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमें k और c की वैल्यू निकालनी होती है, बट यहाँ पर कुछ अलग ही कंसेप्ट दिया हुआ है कि जब टाइम 1 ईयर है तो वो p% डिसअपियर हो जाता है, तो 2 ईयर्स के बाद क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसके पहले भी तो हम लिख सकते हैं ना कि जब टाइम t 0 था, ये भी तो लिख सकते हैं कि इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0 ईयर, तो अमाउंट प्रेजेंट क्या था, x को हम x0 ले लेते, कि शुरुआत में कितना था वो दिया नहीं है, तो समझो शुरुआत में एक्चुअल में ये अमाउंट x0 था शुरुआत में, जब टाइम कितना था 0। सो यहाँ लिखते हैं व्हेन टाइम इज 0 ईयर। ओके, 0 ईयर है तो x को हम x0 ऐसे मान लेते हैं कि शुरुआत में जो रेडियम था वो x0 था इनिशियली। तो ये हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा x0 माइनस के टाइम वॉज 0 प्लस c,
ये 0 हो गया, c क्या आ गया, c log x0। देखो हम जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा आगे परसेंट वगैरह करेंगे तब थोड़ा कुछ अलग होगा। अब यहाँ पर 1 हो गया, ये समझो 2 है। अब ये कंडीशन दिया है कि टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है तो कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, x कितना आएगा, x तो x कितना आएगा। सपोज ना मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ रेडियम पहले समझो कि 5 ग्राम था, ओके, और मैंने कहा कि 1 साल के बाद उसमें से 2 ग्राम डिसअपियर हो गया। कितना हो गया, 2 ग्राम डिसअपियर होगा। तो आप क्या करोगे, पहले 5 ग्राम था, उसमें से 1 ईयर के बाद 2 ग्राम डिसअपियर हुआ, मतलब -2 हुआ, तो कितना रह गया, 3 ग्राम बच गया। कंसेप्ट समझे कि अगर 5 ग्राम पहले था, उसमें से 2 ग्राम डिसअपियर हुआ, तो आप क्या करेंगे, पहले कितना था 5, कितना निकल गया, 2 ग्राम निकल गया, तो कितना बचा, 3 ग्राम रह गया। तो 1 साल के बाद p% डिसअपियर हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, 1 साल के बाद इसका बचा हुआ अमाउंट क्या आएगा, पहले कितना था x0, शुरुआत में व्हेन टाइम वाज 0 देन x वाज x0, पहले इतना था, उसमें से निकल गया, डिसअपियर हो गया, कितना निकला, p%। शुरुआत में जो x0 था उसका ही p% निकल गया, x0 का p% निकल गया। समझे क्या, स्टार्टिंग में ये x0 था 0 ईयर में, 1 साल होने के बाद उसमें से p% कम हो गया, तो ओरिजिनली वो x0 अमाउंट था, फिर उसमें से माइनस हो गया, डिसअपियर हो गया, निकल गया, कितना, उतने का ही p%। सॉल्व करो इसको, x इज इक्वल टू x0 माइनस p% मतलब p/100 ऑफ x0, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू x0 कॉमन लो, 1 माइनस p/100 इंटू x0। ये मैंने क्या निकाला पता है, कि जब टाइम t 1 साल होगा एट दैट टाइम x इतना होगा। वो डायरेक्ट नहीं दिया ना, टाइम 1 साल के बाद कितना हो रहा है वो नहीं दिया है, वो हमने ऐसे निकाला परसेंट से कैलकुलेट करके। अब इसको सॉल्व करो, लॉग ये जो मॉड x है वो कितना है, यहाँ पर 1 माइनस p/100 इंटू x0 है, ये x की वैल्यू इतनी है, ओके, यहाँ से फ्रॉम 1 से आया, लिखो फ्रॉम 1, फिर इज इक्वल टू माइनस k, टाइम कितना था हमारा, टाइम 1 प्लस c कितना है, देखो c यहाँ पर आया लॉग ऑफ x0, c आया लॉग ऑफ x0, ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम k निकालेंगे। देखो ये माइनस k इंटू 1 माइनस k है, ये क्या है, माइनस k है, और ये लॉग x0 है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, लॉग x0 यहाँ आने दो, तो ये लॉग है, ये 1 माइनस p/100 है और इंटू x0 है। अब ये log x0 यहाँ आएगा तो माइनस log x0 होगा, कर दो चलो, माइनस log ऑफ x0, और यहाँ माइनस k इंटू 1 माइनस k बच गया। इन दोनों का log कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस p/100 इंटू x0, और ये माइनस कॉमन आने, log कॉमन आने की वजह से माइनस है तो डिवीजन हो गया x0, और इज इक्वल टू माइनस k बचा। ये इस तरह से x0 से x0 कैंसिल हो गया, तो k कितना मिल जाएगा, k इज इक्वल टू, ये माइनस था वो इस साइड दे दो, माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस p/100 इतना आ गया। अब हमको k मिल गया, देखो धीरे धीरे सब मिल गया, इक्वेशन 1 2 में c मिला, 3 में k मिला, ओके। क्वेश्चन क्या था, देखो कि 2 साल के बाद x कितना परसेंट रहेगा, 2 साल के बाद। तो अब ये फ्रॉम 1 वापस करो, फ्रॉम 1, ये सब रफ वर्क था, समझने के लिए था। अब इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, देखो log ऑफ x निकालना था, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस k। अब देखो k कितना है, माइनस है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। इस माइनस k की जगह पर या तो चाहिए तो ये माइनस k ऑलरेडी, ये देखो ये रखोगे तो सीधा log आएगा, या तो माइनस है समझो ये माइनस, और ये k की जगह पर, सॉरी यहाँ माइनस है, इस k की जगह पर निगेटिव नंबर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट करते क्या आएगा, log, इस k की वैल्यू आएगी log 1 माइनस p/100 आ गया, है ना। यहाँ से देखो log x आया इज इक्वल टू माइनस, और k ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, k की वैल्यू ये थी, फिर टाइम कितना दिया है, देखो टाइम 2 ईयर्स दिया है, 2 साल के बाद, प्लस c, अभी प्लस c कितना, c log x0 है, प्लस log ऑफ x0 अभी आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये इंटू 2 है ना, ये बाद में होने के बदले यहाँ समझो कि इज इक्वल टू 2 इंटू आगे है, ओके, इंटू 2 आगे कर देते, ये हो गया log x, चाहिए तो इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ पर लेके आओ,
तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, log x माइनस लॉग ऑफ x 0 हो गया, ये यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या ये log है 1 माइनस पी अपॉन 100 है, और ये 2 यहाँ पावर में चला गया तो ऐसे हो गया, क्योंकि log के पहले कुछ होगा तो पावर में चला जाता है। अब ये दोनों का log कॉमन लो, log कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x, ये माइनस है तो अपॉन x 0 आ गया। फिर से लिखता हूँ अच्छे से, ये देखो ये x माइनस है तो अपॉन log कॉमन लिया तो ये x 0 आ गया, इज इक्वल टू log 1 माइनस पी अपॉन 100 स्क्वायर। अब दोनों साइड में log है। अच्छा मैं यहाँ ब्रैकेट दे रहा हूँ, इसको मॉड भी देते जाओ, मॉड देते जाओ इसे, ओके, जहाँ भी है मॉड देते जाओ। अब आगे देखो यहाँ भी मॉड दे देते, अब ये log है, कंपेयर करोगे दोनों साइड में log हट जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन x 0 इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन 100 स्क्वायर, ये आ गया। अब ये x 0 को यहाँ लेके जाओ, x इज इक्वल टू x 0 यहाँ है तो 1 माइनस पी अपॉन 100 इंटू x 0, तो जो अमाउंट है वो इतना बचा हुआ रह गया। ये आंसर आ चुका है हमारा कि 2 साल के बाद जो रेडियम है, जैसे कि 1 साल के बाद वो p% डिसअपियर हो गया, 2 साल के बाद कितना बचा रह जाएगा, तो 2 साल के बाद उसका अमाउंट होगा x 0, जो इनिशियल अमाउंट था x 0, उसका 1 माइनस पी अपॉन 100 इतना बचा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो क्या पूछा है, क्या पूछा, ध्यान से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। यानी हमें अमाउंट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा होता ना कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये हो गया आंसर। पर क्वेश्चन में एक वर्ड है परसेंट, हाउ मच परसेंट या व्हाट परसेंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट। तो अब जब किसी चीज का परसेंट निकालना होता है तो कैसे करते हैं कि परसेंटेज ऑफ रेडियम लेफ्ट विल बी, कैसे करते हैं, देखो कि ये जो दिया है ना ये x% अगर करते हैं x%, यानी कितना परसेंट रह जाएगा, तो ये जो दिया है वो ले लो 1 माइनस पी अपॉन 100 इंटू x 0। इसका परसेंट निकालना मतलब क्या करते हैं कि इसको ओरिजिनल अमाउंट कितना था रेडियम का x 0, ओरिजिनल अमाउंट x 0 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंट निकालने का तरीका होता है। परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, सपोज आपको 100 में से या 50 में से मार्क्स मिले हैं 30, तो आप 30 को ओरिजिनल जो मार्क्स थे 50 उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंट निकालने के लिए। वैसे ही जो ये अमाउंट आया था इसका परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उसके ओरिजिनल जो अमाउंट था उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको परसेंट मिल जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर परसेंट में पूछा है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका था। अब क्या होगा, ये x 0 से x 0 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ स्क्वायर भी था, ये स्क्वायर था, देखो स्क्वायर लिखना रह गया था, x ये x 0 है, ये स्क्वायर है, ओके। अब ये परसेंट में आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो 100 है ये अंदर भेजोगे तो ये स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, तो 100 अंदर स्क्वायर रूट होके जाएगा। यानी क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, देखते जाओ। तो ये x% मतलब कितना क्या है, देखो ये 1 माइनस पी अपॉन 100 स्क्वायर है, ये जो 100 है लास्ट में उसको मैं लिख सकता हूँ 100 को 10 का स्क्वायर, सो ये x% हो गया। दोनों का स्क्वायर एक साथ कॉमन ले लो, ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 10 अंदर गया, 10 1 जा 10 माइनस 10 पी अपॉन 100, 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, x% मतलब 10 माइनस पी अपॉन 10 स्क्वायर, इतना परसेंट हमारा आंसर आया। ये देखो ये आंसर आया हुआ है। लास्ट के बाद यहाँ पर स्टेप किया है। अब क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि 10 माइनस पी अपॉन 10 स्क्वायर परसेंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। इस तरह से है, ये हमारा फाइनल आंसर है और ये परसेंट में आया हुआ है। होप सो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 6.6 है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। के बाद हम लोग
लाइन एंड प्लेन फाइनली स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं दिन भर की सर लाइन एंड प्लेन लाइन, अरे भाई आ रहा है, आ जाएगा। मैं सीरीज में कर रहा हूँ ना, सब कुछ कर रहा हूँ, आपको ही नहीं, मैं अब कॉमर्स को भी टाइम दे रहा हूँ, 11th 12th 10th स्टैंडर्ड को, 11th साइंस 11th कॉमर्स सबको, ठीक है। टेंशन मतलब आपका तो हो गया है ना, अब आपको क्या मैं मिसलेनियस और सीटी जेई की प्रैक्टिस कराते रहूँगा, और मेरा जो कोर सिलेबस है बोर्ड का वो पूरा होने जा रहा है, सिर्फ लाइन एंड प्लेन मुझे कराना है, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी भी तो सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर देना ना यार, अब तो पूरा होने आ गया है, सब्सक्राइब कर दो। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, उन तक इन चैनल को पहुंचाते क्यों नहीं हो यार, सभी तक चैनल को पहुंचाओ। जितने ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि यार इस चैनल पर और ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। व्यूज ज़्यादा आएंगे तो मुझे लगेगा कि यार ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं और अच्छे से आपके लिए करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि यार कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ओके, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूँगा, लेक्चर्स कम कर दूँगा, है ना। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे क्या होगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो लगे हाँ ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर करने दो। क्योंकि मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेता किसी का, मैं 1 घंटे में 1 या 10-20 बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने 1000, 2000, 10,000 बच्चे रहे, इसलिए मैं सब आपको दे रहा हूँ इस तरह से। मेरा टाइम जो है बहुत कीमती है, समझ में आ रहा है, फिर भी मैं अपना टाइम पूरा यूटिलाइज़ करके दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा होना चाहिए। तो आप भी इस पर लगे रहो। यहाँ पर 6.6 का खत्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट जो एप्लीकेशन था, काफ़ी बड़े बड़े सॉल्यूशन थे, मैंने इजी करके दिया एकदम आपको, ऐसा बताया मैं। देखो हर क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ ना कि एक क्वेश्चन बता दिया तो उसके बेसिस पे आप आगे के क्वेश्चन कर लोगे। मैं फॉर्मेट बताता हूँ, यानी क्या, एक स्टोरी सी छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि एक बंदा जो है, कोई मिल गया, नहीं कौन सा पिक्चर था वो, कहो ना प्यार है पिक्चर में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल चले जाते हैं कहाँ पर, एक ऐसे आइलैंड पर चले जाते हैं शिप में से गायब होके, जहाँ पर कोई है ही नहीं। तो वैसे ही एक बंदा किसी एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच गया था तूफान में फंस के जहाज़ में, जहाँ पर कोई था ही नहीं। वहाँ पर एक और बंदा था, वो मछली पकड़कर जो है अपना जीवन यापन करता था, मछली पकड़ता था, उसको भूनता था और उससे वो रहता था, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं आइलैंड पर, वो अकेला था, तो समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ता था। अब ये जो दूसरा बंदा वहाँ पहुँचा है, तो ये उसको देख के उस पर डिपेंडेंट हो गया, इसके पास कोई चारा था नहीं। इसने क्या किया, ये उसके पास डिपेंडेंट हो गया, उसको रोज़ बोलता था कि मुझे मछली पकड़ के दो, जैसे तुम खाते हो मैं भी खाऊंगा। तो वो इसको रोज़ मछली पकड़ के देने का, और ये रोज़ जाके उसे रिक्वेस्ट करने का कि आज दिया, अभी कल भी दो, परसों भी दो, रोज़ 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 रोज़। तो वैसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से हर एक सवाल सीखते हैं। हाँ, फर्स्ट सवाल आपने सिखाया, आप दूसरा भी सवाल सिखाओ, तीसरा भी सवाल सिखाओ, चौथा भी सिखाओ, वो डिपेंडेंट रहते हैं टीचर पे। मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं आपको एक ही सवाल सिखा दूँ तो आपको आगे के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब आ जाए। तो मैं सब कुछ क्यों सिखा रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए सिखा रहा हूँ सब। मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो आदमी था, जो बंदा था समंदर किनारे आइलैंड पर, वो रोज उसको मछली पकड़ के दे रहा था, उसे क्या करना चाहिए था, उस दूसरे बंदे को मछली पकड़ना ही सिखा देना चाहिए था कि बाबा तू इधर आ, बैठ 2 दिन मेरे साथ, देख मछली कैसे पकड़ना है, देख लिया, अब रोज अपनी मछली खुद पकड़, मुझे मत परेशान कर। तो मेरा वही कंसेप्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा फॉर्मेट सिखाऊं कि एक क्वेश्चन सिखा दिया आपको, आगे के क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लोगे। मैं हर चीज़ फॉर्मेट में बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा पैटर्न देखा होगा तो ये एक मेन चीज़ है कि अगर आपको ये जब रिवीजन करोगे और इसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आ गया, बाहर से आ गया, मिसलेनियस से आ गया, या किसी ने चेंज करके दे दिया, तो भी आप कर लोगे। ऐसा पैटर्न मैंने आपको इस सबसे टफ जो सबको लगता है 6.6 में सिखाया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इतना सब कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, जो मैंने कंप्लीट किया ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कम से कम 15-16 मिनट 20 मिनट लगते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, मछली पकड़ के नहीं दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस चैनल की अगर आपके मन में जरा भी वैल्यू है, आपको लगता है नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, तो इस चैनल की कदर करो। ओके, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट लेक्चर में।